Hello students, once again welcome back on your own YouTube channel डिजिटल गुरु। यहाँ पे हम क्लास 10th के सिविक्स का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है, एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर लिया है। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर एक सेंसिटिव चैप्टर है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि इस क्लास में बात की गई सभी बातें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी की आइडियोलॉजी से हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात उन सभी लोगों से जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सके। बाकी सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं, अगर आपको इन क्लासेस से रियली कोई बेनिफिट हो रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। इस टॉपिक में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल पार्टियों का होता है एंड दे आर द मोस्ट विजिबल फेस इन अ डेमोक्रेसी। देन द क्वेश्चन इज दैट, सबसे बड़ा सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इफ political parties are the most visible face of democracy, then why people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy? अगर डेमोक्रेसी में कुछ भी गलत होता है या डेमोक्रेसी ठीक से वर्क नहीं कर रही है तो फिर लोग क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को ही दोष देते हैं? सो लेट्स एक्सप्लोर द रूट कॉजेज ऑफ सच ब्लेम्स और सच challenges. These blames are the challenges of political parties. So let's explore those problems, those blames, those challenges one by one. So here popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem areas in the working of political parties. ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के या पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंक्शनिंग है उसको लेकर के, वहाँ पे 4 एरियाज हैं, 4 प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल पार्टी को रियली डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन के रहना है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेयर बन के रहना है, तो इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स को पॉलिटिकल पार्टियों को ओवरकम करना होगा। इन पॉलिटिकल पार्टियों को इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने होंगे, रिफॉर्म्स करने होंगे। तो रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में सिर्फ जो हमारा डिस्कशन होगा वो इन चैलेंजेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं, उन चैलेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स रिकॉल दोज 4 challenges. So these challenges are following. First one is lack of internal democracy within parties. पार्टियों के अंदर ही डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक सेटअप की लैकिंग होती है। सेकेंड वन इज डायनेस्टिक सक्सेशन, थर्ड वन इज मनी एंड मसल पावर एंड फोर्थ वन इज टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो ये 4 प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को इन चैलेंजेस से ओवरकम करना होगा और देन दे विल बी द रियल इंस्ट्रूमेंट्स to better functioning of a democracy. So let's see all these problems one by one in detail. तो अब हम उन सभी चैलेंजेस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी।
इस चैलेंज को समझने से पहले सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर हम आपकी फैमिली का एग्जांपल लें तो एक फैमिली ऐसी होती है कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, और आपको वो बता देता है कि बेटा हमसे आपको ये एक्सपेक्टेशन है, आपको यही चीज़ बनना है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसी गोल को टारगेट करके और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना, आपको काम करना है। दूसरी फैमिली ऐसी होती है कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके टैलेंट को, आपकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपसे कंसल्ट करते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये हुनर है और इसको आप किस तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है या कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, किसी की साइंस बहुत अच्छी है, किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो आप इसको कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं और फिर वो आपसे डिस्कस करके आपको उसके अकॉर्डिंग वो गाइड करते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और फिर वो आपको कैरियर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये होता है एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, जिससे कि मतलब जितने भी मेंबर्स हैं एक फैमिली में वो सबका कंसल्टेशन हो और सबके जो सलाह मशवरा है उसके बाद कोई मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। इसी तरीके से पार्टी भी एक फैमिली की तरह है। और क्या चैलेंज है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. ज़्यादातर, ये सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, उनके पास ही पावर का कंसंट्रेशन होता है। मेजर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनका रोल सेकेंडरी हो जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये क्यों है? ये इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उन चीजों को देखते हैं। Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings and do not conduct internal elections regularly. तो क्या होता है कि अगर आइडियल कंडीशन देखें तो क्या होना चाहिए पार्टी में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाए रखने के लिए कि रजिस्टर होना चाहिए टॉप लेवल से बॉटम तक कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या रोल अदा कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं की जाती है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है कि कौन सा मेंबर क्या रोल अदा कर रहा है पार्टी में और उस बेसिस पे उसको क्या मिलना चाहिए पार्टी के अंदर, क्या उसका पार्टी में ओहदा होना चाहिए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स का क्या पर्पज है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होंगे रेगुलरली तो क्या किया जाएगा, पार्टी के जो मेंबर्स होंगे उन सबका ओपिनियन आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन आएंगे, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होगा और ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन आएंगे तो उन ओपिनियन के बेसिस पे एक सही डिसीजन लिया जा सकता है। और डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। तो पार्टियों में क्या होता है, पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ये सारे पोस्ट होते हैं जिनका पार्टी को सही तरीके से एक सही दिशा में ले जाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करना होता है। तो अगर ये पोस्ट इलेक्शंस के बेसिस पे जो मेंबर्स होते हैं उनसे इलेक्शन करवा के ये पोस्ट दिए जाए तो एक सही डायरेक्शन में पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन क्या होता है, इलेक्शंस होते तो हैं पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते तो हैं, लेकिन वो इलेक्शंस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। पहले से पता होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनना है, किसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, किसको सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनना है। पार्टी के मेंबर्स को गाइडलाइन दे दिया जाता है कि आपको प्रेसिडेंट के लिए इसको वोट करना है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इसको वोट करना है। तो चाहे आप उस मेंबर को चाहते हो या ना चाहते हो, आपको पार्टी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको उस पोस्ट के लिए इलेक्ट करना होगा। तो एक तरीके से माने तो इंटरनल इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे होते ही नहीं है। Ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. एक फैमिली की मेंबर होने के नाते या पार्टी का मेंबर होने के नाते सब
का ये हक बनता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसकी प्रॉपर या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन सबके पास हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, और इस वजह से ये जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है उसकी कमी पार्टियों में देखने को मिलती है। They do not have the means or connections needed to influence the decisions. अगर कोई पार्टी का डिसीजन लिया जाना है किसी भी इशू पे, किसी भी मुद्दे पे पार्टी का कोई मेजर डिसीजन लिया जाना है, तो ये ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं उनके पास ऐसे मीन्स ही नहीं होते, ऐसे सोर्सेज ही नहीं होते हैं जिससे कि अगर वो पार्टी के जो डिसीजंस के साथ डिसएग्री करते हैं तो उस डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर पाए। As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of party. तो क्या होता है, ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं उनका हमने पोजीशन देख लिया पार्टी में, तो अब उनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही पार्टी में, तो जो टॉप लीडर्स होते हैं पावर ऑटोमेटिक उनके हाथ में आ जाएगी। जब पार्टी जो टॉप लीडर्स हैं उनके पास जब पावर का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो वो पार्टी के नाम पे या मतलब ये पार्टी के हित में है इसको कह के वो किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकते हैं और पार्टी के मेंबर्स के ऊपर थोप सकते हैं। Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. तो क्या होता है कि अगर आप पार्टी के कोई डिसीजन से डिसएग्री करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप बगावत कर दीजिए और फिर आपको पार्टी के मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा और फिर आपको किसी दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। More than loyalty to the party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. तो क्या होता है, अगर इस तरीके की कंडीशन बनी रहती है तो क्या होगा कि आपको पार्टी के प्रिंसिपल से, पार्टी का जो एजेंडा है या पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि पावर तो कुछ गिने चुने लीडर्स के पास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बटरिंग करनी पड़ेगी, उन लीडर्स के आगे पीछे घूमना पड़ेगा और तब जाके आपका कभी सितारा आपका भी चमक सकता है और तब आपको पार्टी में लंबे टाइम के बाद कोई किसी की निगाह पड़ गई आपके ऊपर तो फिर आपको पार्टी में एक पोजीशन हासिल हो सकती है, अदरवाइज आपको एक ऑर्डिनरी मेंबर बन के जीवन भर पार्टी के साथ बने रहना पड़ेगा। अगर हम इसके कुछ लाइव एग्जाम्पल लें तो हम चाहे स्टेट पार्टी से ही स्टार्ट करें, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनको देखें तो ये चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे सकती हैं कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें आप देख सकते हैं किन लीडर्स का इन्फ्लुएंस है, किसका डोमिनेंस है। समाजवादी पार्टी में भी देख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही देख लीजिए आप कि वहाँ पे आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली का डोमिनेंस रहा है। जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं या टॉप पोस्ट होते हैं उसी फैमिली के मेंबर्स को मिलते हैं और इस वजह से इस पार्टी का पिछले 10-15 सालों में क्या कंडीशन रहा है, किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है ये पार्टी, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला चैलेंज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैलेंज की तरफ और उसको देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड चैलेंज को और वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। सिंस मोस्ट political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. तो क्या होता है, ज़्यादातर पार्टियों में इस तरीके का सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है उसकी फंक्शनिंग को लेकर के, उसके प्रोसीजर्स को लेकर के, उसके टॉप पोस्ट को लेकर के कि किस तरीके से, किस बेसिस पे किसी को पार्टी में टॉप पोजीशन मिलेंगे। तो ये जो सिस्टम की लैकिंग है या डायनेस्टिक सक्सेशन है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं या है। Those who happen to be the leaders in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. तो क्या होता है इससे, डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से
जिनके पास पोजीशन है, जिनके पास पावर है, वो अपने नियर एंड डियर या अपने रिलेटिव्स को पार्टी में फेवर करते हैं या पार्टी की जो टॉप पोजीशंस है उन्हीं को दी जाती है। In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. This is unfair to other members of that party. तो क्या होता है, ज्यादातर पार्टियों में जो टॉप पोजीशंस है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? एक खास फैमिली के द्वारा। जैसे हम एग्जांपल लें, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव एंड फैमिली, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह एंड फैमिली, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी फैमिली। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली एंड दिस इज अनफेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। तो उस पार्टी के मेंबर्स जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है वो ऐसा नहीं है कि पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो पार्टी का सक्सेस है वो वर्कर्स की वजह से, हमने कंपोनेंट्स पढ़ा था कि पार्टी को आगे ले जाने में वर्कर्स या जो मेंबर्स होते हैं पार्टी का, उनका काफ़ी अहम रोल होता है। मतलब कोई पार्टी को किसी एक फैमिली ने फॉर्म किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही पार्टी सालों तक उसके ऊपर डोमिनेट करे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होना चाहिए, पार्टी के मेंबर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनके उस पार्टी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे जो नीचे के जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिल सके। So this is also bad for democracy since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्या होता है, इस डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से एक फैमिली के मेंबर में ही, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना हो, उसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो या ना हो, सिर्फ डायनेस्टिक बेसिस पे वो क्या करते हैं, टॉप पोजीशन एक्शंस लिए गए या लीगल एक्शंस लिए गए, तो वो क्या करते हैं, जो टॉप पोजीशन होता है वहां से उनको रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन उसी पोजीशन पे एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी वो अपने फैमिली के मेंबर को ही लाके बिठा देते हैं। जिससे एग्जांपल है 1990s में लालू यादव को जब चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा और उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, तो उनको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा और उस समय पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी वाइफ को, राबड़ी देवी को, बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और ये हमारा सेकंड चैलेंज है, डायनेस्टिक सक्सेशन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड चैलेंज की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम थर्ड चैलेंज, जो है द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन winning elections, they tend to use shortcuts to win elections। तो क्या पढ़ा था हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टियों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गवर्नमेंट में पावर एंड पोजीशंस को होल्ड करना। तो इस इलेक्शंस को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं और कई शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जिसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रीफर करते हैं या ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं जो या तो पार्टी के लिए फंड रेज कर सके या पार्टी को डायरेक्टली, अगर वो उसके पास पैसा है तो वो पार्टी को फंडिंग कर सके। Rich people or companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टियों को फंडिंग करते हैं और जब ये पॉलिटिकल पार्टियां पावर में आ जाती हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या पॉलिसी मेकिंग में उनका दबदबा होता है, उनका इन्फ्लुएंस होता है और वो वैसी पॉलिसीज़ फॉर्म करने को या वैसी पॉलिसीज़ बनाने को गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं जो उनके लिए फेवरेबल हो। और इस तरीके से आप इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़े लेवल पे करप्शन देखते हैं और कई स्कैम्स सामने आते हैं। इन सम केसेज पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। तो ज़्यादातर जो अब तो धीरे धीरे काफ़ी रिफॉर्म्स होने लगे हैं
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये जो क्रिमिनल कनेक्शंस वाले लोग हैं उनको पार्टियां प्रीफर करती हैं, इस वजह से कि लोकल लेवल पे उनका दबदबा होता है और वोटर्स को डरा धमका के वो जीत जाते हैं। तो इलेक्शंस जीत करके जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो इजीली गेन कर लेते हैं। तो उन केसेस में क्रिमिनल कनेक्शंस वाले लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां प्रेफरेंस देती हैं, प्रीफर करती हैं। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics। तो वैसे पॉलिटिकल थिंकर्स जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जिनकी डेमोक्रेसी में आस्था है, वो ये जो चैलेंज है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और इट्स अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। तो इन चीज़ों की वजह से जो डेमोक्रेसी को एक हेल्दी वे में जाना चाहिए या उसकी हेल्दी फंक्शनिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा थर्ड चैलेंज, द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर्स। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ और फोर्थ चैलेंज को देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, विच इज पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस पढ़े थे हमने, वहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा था, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं, उन डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स को वोटर्स जज करते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है और उस बेसिस पे, उन प्रोग्राम्स पॉलिसीज के बेसिस पे वो पार्टीज को इलेक्ट करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? In order to offer meaningful choices, parties must be significantly different। पार्टीज को आइडियोलॉजिकल बेसिस पे डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, तो दोनों की आइडियोलॉजिकल जो थिंकिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंसेज होने चाहिए, जिससे जो वोटर्स है वो डिफरेंशिएट कर पाए कि ये पार्टी अलग है, ये पार्टी अलग है, और उसके लिए क्या सूटेबल है, उस बेसिस पे वो पॉलिटिकल पार्टी को जज कर सके और फिर उसको इलेक्ट कर सके। लेकिन इसकी लैकिंग है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं वो चीज़ देखते हैं। In recent years, there has been a decline in the ideological difference among parties in most parts of the world. Not only in India, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में काफ़ी नैरो गैप है। अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन है, उनमें जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो काफ़ी लिटिल है, काफ़ी नैरो है। इस वजह से वोटर्स को ये लगता है कि ऑलमोस्ट तो दोनों पार्टियां सेम ही है। इंडिया की भी अगर बात करें तो हमने जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ी थी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो चाइना को सपोर्ट करें या ना करें, तो इस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों पार्टी एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बन गई। लेकिन जो अभी का सिनेरियो है कि दोनों पार्टी की आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों पार्टी की जो फंक्शनिंग है वो सिमिलर है। तो इन केसेस में जो वोटर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो देखने में पार्टियां ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो हम किसको इलेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फॉर्म्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे पार्टियों में एग्रीमेंट होती है, सिमिलरिटी होती है, बट सिर्फ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को किस तरीके से फॉर्म करना है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसको लेकर के डिफरेंसेस। अगर एग्जांपल के तौर पे हम ले तो
जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको लेकर के ऑलमोस्ट जितनी भी पार्टियां हैं सबके इलेक्शन एजेंडे में ये चीज़ें शामिल होती हैं। बस उसको किस तरीके से उसके लिए पॉलिसीज फॉर्म करना है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेज होती है। बाकी ऑलमोस्ट जो इश्यूज है ऑलमोस्ट सभी पार्टियों के एक जैसे हैं। In our country too, the differences among all the major parties on economic policies have reduced. तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के जो थिंकिंग है ऑलमोस्ट पिछले कई सालों में अगर देखें तो उसको लेकर के जो थिंकिंग है अलग अलग पार्टियों की जो सोच है उसमें काफ़ी मतलब डिफरेंसेस जो है नैरो हो गए हैं। Those who want really different policies have no option available to them. तो वैसे वोटर्स, वैसे इलेक्टर्स जो कि चाहते हैं कि एकदम कोई ऐसा लीडर आए या कोई ऐसी पार्टी आए जो ये जो अभी की पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग हट के सोचे और कंट्री को एकदम से नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करती हो, तो ये गैप होने की वजह से जो वोटर्स होते हैं उनके एक जो रियल चॉइस मिलनी चाहिए वो चॉइसेस नहीं मिल पाते हैं। Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another party. तो आपने एक कहावत सुनी होगी या लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हुए जब सुना होगा तो एक कहावत जरूर सुनी होगी कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब जितने भी लीडर्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। इलेक्शन जीत जाने के बाद सबकी जो फंक्शनिंग होती है एक जैसी ही होती है। तो इस वजह से समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स। तो एक अलग सोच रखने वाली, एकदम अलग पर्सनालिटी वाली लीडर्स की अब्सेंस की वजह से ये जो चैलेंज है, पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। वोटर्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार उन सभी चीज़ों को सम अप कर लेते हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज के जो चैलेंजेज है उसका एक बैकग्राउंड देखा और फिर डिफरेंट चैलेंजेस को एक एक करके देखा। सबसे पहला जो चैलेंज था वो था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और किस तरीके से हमने देखा कि पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनके अंदर जो डेमोक्रेसी है उसकी एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की लैकिंग है। फिर हमने देखा डायनेस्टिक सक्सेशन का इशू, फिर हमने देखा ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, और जो फोर्थ पॉइंट है वो हमने देखा पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। तो ये थे डिफरेंट चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है वो होगी इन चैलेंजेस को हम किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। उसको लेकर के जल्द आपके सामने आते हैं, और तब तक आप देखते रहिए, आप बने रहिए आपके अपने चैनल डिजिटल गुरु पे। अगर क्लासेस आपको पसंद आती हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। क्लासेस को डिफरेंट स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो इस क्लास को यहीं पर साइन ऑफ करते हैं और मिलते हैं जल्द अगले टॉपिक के साथ, रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल गुरु। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय।